वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। हम आज एक बहुत ही न्यू टॉपिक में आज से एंटर कर रहे हैं जो कि वेस्टर्न थिंकर्स है। एंड दिस एरिया इज सो इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन स्टूडेंट कि जिस इंसान का वेस्टर्न थिंकर स्ट्रांग है उसका कभी भी पॉलिटिकल साइंस में ड्रॉबैक नहीं आएगा, कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस में ड्रॉबैक नहीं आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। और थिंकर्स को आप इतना अच्छे से पढ़िए कि अगर आपको एक थिंकर पे एक दिन भी लग रहा है तो आप पढ़िए। और थिंकर्स के लिए फॉर गॉड सेक डोंट डू एनी शॉर्टकट, डोंट गो फॉर एनी शॉर्टकट व्हेन इट कम्स टू थिंकर्स, क्योंकि आप फिर अपना बेस ही एक शॉर्टकट हिसाब से अपना बेस ही बना रहे हैं। फिर आगे जाके अगर आप फ्यूचर में आपका फ्यूचर ही अगर पॉलिटिकल साइंस में है ना, तो वेस्टर्न थिंकर्स आपकी नींव है। इफ योर द बेस इटसेल्फ इज शेकी, हाउ कैन यू मेक अ बिग बिल्डिंग ओवर इट। अगर आपकी नींव ही मजबूत नहीं है तो आप उस पे बड़ी से बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर पाएंगे। तो यही एक कंसेप्ट है, वेस्टर्न थिंकर से स्टार्ट करना है। वेस्टर्न थिंकर से ही सारी चीजें आपकी पॉलिटिकल साइंस में इमर्ज होगी। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही सोशोलॉजी में एक T3B वाला फॉर्मूला दिया था। अभी कीपिंग इन माइंड कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, तो जस्ट टेक इट T3B KSC। ठीक है। T3B तो वही हो गया जो थ्योरी टाइमलाइन थीम है, और बी से बुक्स है। ठीक है। और KSC, के से कीवर्ड्स हैं, जो उनके कोई भी थ्योरी में कोई एक ऐसा वर्ड है जो बार बार आ रहा है। ठीक है। तो वो कीवर्ड हो गया उनका, और उनकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। एंड सी इज द क्रिटिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है, तो उन्हीं के काम को किसी और इंपॉर्टेंट थिंकर ने क्रिटिसाइज किया है, तो इट बिकम्स क्रिटिक। तो आप ये वाली स्लाइड को थोड़ा सा मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई है, ताकि एटलीस्ट जैसे ये एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है मैम, और ये सोच रही हैं कि थिंकर्स का इनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। जैसे ही इनको कोई नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो, तो उनके दिमाग में सबसे पहले यही चीजें चलेंगी कि उनके कीवर्ड्स, उनकी स्टेटमेंट्स, उनकी थ्योरी, उनकी थीम्स, उनका टाइमलाइन कौन से कॉन्टेक्स्ट में थे, और टाइमलाइन क्योंकि उनकी लाइफ में कैसे कैसे इवेंट्स हुए थे। जैसे सोक्रेट्स का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और सोक्रेट्स वो उनके टीचर्स थे, उनको जैसे पॉइजन दे के एक डेथ दी गई थी, तो उसका भी उन पे एक प्रभाव पड़ा। तो वो किस कंटेक्स्ट में भी बात करते हैं, और ये सारी चीज़ें, और वो किस हिसाब से डेमोक्रेसी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कंटेक्स्ट हो जाती है। और फिर आगे जाके जैसे कार्ल पॉपर साहब हैं, वो जो प्लेटो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इवन हिज ओन स्टूडेंट एरिस्टोटल उनको आगे जाके क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो उनकी क्रिटिक हो गई। ठीक है। तो दिस स्लाइड शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। आपको अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम का की एरिया क्या है? T3B KSC। ठीक है। आप कैसे भी समझिए, T3B वही चीज है, K इज कीवर्ड, S इज स्टेटमेंट, C इज क्रिटिक। ओके सर। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स पढ़ने से पहले आप ये चीजें अपने माइंड में रखिए कि थ्योरी क्या है, थ्योरी और थॉट का क्या डिफरेंस है, और थ्योरी और आइडियोलॉजी का क्या डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म एक थ्योरी भी हो सकती है, कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी भी हो सकती है। नो, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो जो भी पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हैं वो प्लीज इस चीज को बहुत ही ज्यादा पॉन्डर अपॉन कीजिए, और जहां से भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, और ये तीन डिफरेंस तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज इनको सर्च करके पढ़िए। द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड थॉट, द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड आइडियोलॉजी। एंड दूसरी चीज, जो बच्चे एमफिल पीएचडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है कि थ्योरी और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो ये वर्क है जो मैंने आपको दिया है, आप प्लीज कीजिएगा। फिर पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल थॉट को ऑब्जर्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस क्या है इनको पढ़ने की। टेक्सटुअल, कंटेक्सटुअल, हिस्टोरिकल, बिहेवियरल, पॉजिटिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविस्ट, स्ट्रक्चर फंक्शनल, ये चीजें भी आप ढूंढ ढूंढ के पढ़िए।
ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं गाइड कर रही हूँ, मैं आपको पूरा डायरेक्शन दिखा रही हूँ। जो मेहनती बच्चा है ना, वो इन्हीं चीजों पे अमल करेगा तो वो कभी पीछे रहेगा ही नहीं। इसीलिए ये पूरा एक प्लान है, और मेरे चैनल का नाम ही है गाइडेंस बाय अपूर्वा, ना कि लर्न फ्रॉम अपूर्वा। आई एम जस्ट गाइडिंग यू, आई विल नॉट टीच यू। ओके, नाउ सबसे पहले आ जाइए क्लासिकल थिंकर्स। क्लासिकल थिंकर, सबसे पहले तो आप सोचिए कि क्लासिक्स क्या होता है। कोई ऐसा एक काम है, किसी ने जैसे लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो की कोई बुक है जैसे लॉ पे, तो वो एक क्लासिक हो गई। क्लासिक इसलिए हो गई कि सब उसे पढ़ेंगे, एंड इट इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर ओनली पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम। जो दूसरी साइंस, दूसरी स्ट्रीम्स के लोग हैं वो भी उसे पढ़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के वर्क क्लासिक्स कैसे हो गए? क्योंकि वो सभी लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सभी लोग उसको पढ़ रहे हैं। भले ही आप उनके बातों से सहमत हो या ना हो, बट यू हैव टू रीड देम बिकॉज दे फॉर्म योर बेसिक्स। तो क्लासिक्स, व्हाट आर क्लासिक्स, इस पे भी थोड़ा सा सोचिएगा। प्लस मैं ये जो चीजें पढ़ा रही हूँ ना, ये ज्यादा इन लिंक, इट गोज मोर इन लिंक विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ओपी गुआबा। बट कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने इधर उधर से भी ढूंढ के डाले हैं। बट रिलीजियसली आपको कोई एक बुक फॉलो करनी है ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए, तो वो ओपे गुआबा सर की बुक भी है। एंड प्लस इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, 300 तक की वो बुक आ जाती है। हर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के पास एक ना एक बुक या मटेरियल ऐसा होना चाहिए ऑथेंटिक, जिसमें बहुत सारी चीजें हो। मतलब सिर्फ कोई किसी की हैंड रिटन नोट्स से आप पॉलिटिकल साइंस का अपना बेस बनाने का मत सोचिएगा। आपको एक बुक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपको थिंकर्स पढ़ने ही पड़ेंगे, नहीं तो फाउंडेशन वीक रह जाएगा। आपकी नींव वीक रह गई तो फिर आप एक मंजिला, दो मंजिला से ज्यादा अपनी इमारत नहीं बना पाएंगे। वही समझिए, नींव वीक रह गई तो आप एमए कर लेंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे? ठीक है, आपको दो तीन चार पांच मंजिल, और ये भले ही हो सकता है एफिल टावर भी खड़ा करना चाहें, बट आपकी नींव आपको स्ट्रांग करनी है। सबसे पहले क्लासिकल थिंकर्स में सॉक्रेट्स स्टार्ट कीजिए। सॉक्रेट्स इज ऑल्सो फादर ऑफ एथिक्स। थोड़ा सा सॉक्रेट्स आपके बारे में पढ़ लीजिएगा। एंड हाउ सॉक्रेट्स इज लिंक विद प्लेटो। सॉक्रेट्स प्लेटो के टीचर थे, ठीक है। एंड सॉक्रेट्स के जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था प्लेटो की थिंकिंग पे, तो बहुत बार ऐसे कहते हैं कि जो सॉक्रेट्स कह रहा है वही प्लेटो कह रहा है, और जो प्लेटो कह रहा है वही सॉक्रेट्स कह रहा है। तो ऐसी चीजें भी, स्टेटमेंट्स भी आपके सामने आ जाएंगे। प्लेटो इज फादर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। इनके बारे में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है? डायलैक्टिक्स। तो इनकी जो किताबें थी ना, वो ज्यादातर जैसे, जैसे कोई भी उनकी किताब हो गई, रिपब्लिक हो गई, तो उसमें उन्होंने क्या दिखाया है, ऐसे स्टोरी के रूप में दिखाया है कि जैसे बहुत सारे जैसे फिलोसोफर लोग हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं। फिर उसमें कोई एक पर्सन आता है, फिर वो उनको और एक तर्क पे और तर्क देता है। तो ऐसे बात कर करके उनके एंड में बातों का एक निष्कर्ष निकलता है। तो इसको डायलेक्टिक मेथड बोलते हैं। तो ये ज्यादातर प्लेटो साहब की राइटिंग से ही रिफ्लेक्ट हुआ था। तो डायलेक्टिकल मेथड्स भी इसे बोलते हैं। फिर इनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, वो कैसे एजुकेशन सिस्टम से फिलोसोफर किंग निकाल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कैसे इंसानों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है कि किसी के अंदर वॉरियर बनने का गुण है, तो किसी के अंदर फिलोसोफर किंग बनने का भी एक गुण है। तो किंग एकदम छोटी उम्र में कोई किंग नहीं बन पाएगा, उनके हिसाब से बहुत सारे एग्जामिनेशन है, वो पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, फिर जाके कोई फिलोसोफर किंग बनता है। वो एक आइडियल स्टेट की थ्योरी दे रहे हैं, थ्योरी ऑफ आइडियाज बोल रहे हैं। एलिगरी ऑफ केव, वो ऐसे एक स्टोरी टाइप है, वो भी आप कहीं पे इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। जैसे कुछ लोग हैं जो एक केव में ही हैं, और उनको सिर्फ शेडोज दिख रही हैं बाहर से, जो थोड़ी बहुत लाइट आ रही है, तो उनको पता नहीं है ना बाहर क्या है, उनको जितना दिखेगा वो उतने ही एरिया में सोचेंगे। द गोल्डन मीन, द गोल्डन मीन बहुत बहुत थिंकर्स ने अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्लेटोज कम्युनिज्म, जो उनका कम्युनिज्म है वो प्रेजेंट डे कम्युनिज्म से काफी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी आप पढ़िएगा। एजुकेशन सिस्टम वही है जिससे वो अलग अलग तरह के मतलब इसी से वो फिलोसफर किंग निकाल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम से। इनकी तीन इंपॉर्टेंट बुक्स है, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन एंड द लॉ, ठीक है।
फिर आप भी जब प्लेटो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहली बुक कौन सी थी, उसमें प्लेटो थोड़े यंग टाइप थे, फिर धीरे धीरे वो मैच्योर हुए, फिर वो लास्ट वाली बुक में बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए। तो इंसान की खुद की थिंकिंग भी चेंज हो रही है, तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, T3B KSC। तो थ्योरी, थीम, कॉन्टेक्स्ट, टाइमलाइन, कौन से टाइम में हो रहा है, कौन सी जगह थे, ये कौन से तो उस टाइम पे कैसे सिटी स्टेट्स वाली चीजें चलती थी, ये सारी चीजों सारा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना, क्या टाइमलाइन थी इनकी। T3B बुक्स, ये लो बुक्स आ गई। फिर के कीवर्ड्स जब आप ये पढ़ेंगे, जैसे डायलैक्टिक्स और गोल्डन मीन और काफी ये सब चीजें पढ़ेंगे, इनके बीच में बहुत सारे वो भी आएंगे, क्या कीवर्ड्स। स्टेटमेंट्स बहुत कम मिलेंगी आपको प्लेटो साहब की। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स ज्यादातर इनकी मिल नहीं पाएंगी, बट फिर भी जो इनके बुक्स में एग्जैक्टली जो चीजें लिखी हैं, वो एक्चुअली इन्होंने किरदारों के माध्यम से ही बताई हैं। तो आपको प्लेटो पे एज अ स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन तो मेरे सामने कभी आया नहीं, होगा तो मैं बता दूंगी आपको बाद में। के KSC, सी यानी क्रिटिक। अब आते हैं हम क्रिटिक पे। ठीक है, आ जाइए। ये भी देखो, मैंने थोड़ा सा काम अधूरा सा ही छोड़ रखा है। प्लेटो साहब की क्रिटिक, काफी इंपॉर्टेंट क्रिटिक है प्लेटो साहब की, ये तो काफी बार आती भी है, पूछी भी जाती है। प्लेटो की क्रिटिक में सबसे पहले ये ऊपर आना था, सबसे पहले आते हैं कार्ल पॉपर साहब। ठीक है, काफी स्ट्रांग क्रिटिक है इन्होंने। इनकी जो बुक थी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, 1945 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने कहा है कि प्लेटो इज अ चैंपियन ऑफ क्लोज सोसाइटी। ठीक है, उनकी सोसाइटी उतनी ही है ओपन सोसाइटी, मतलब लोग अपना आते हैं, अपना विचार पेश करते हैं, विचार की पेशकश करते हैं, डिबेट करते हैं। तो प्लेटो का ऑलरेडी एक सेट सिस्टम है, उन्होंने कह दिया कि ऐसे ही हो रहा है तो ऐसे ही होगा। तो कार्ल पॉपर साहब उनको कह रहे हैं कि ही वॉज अ चैंपियन ऑफ क्लोज सोसाइटी। और कहीं ना कहीं कार्ल पॉपर साहब की राइटिंग में ही इज ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग प्लेटो एज अ टोटलिटेरियन। बट अगर बाय चांस कार्ल पॉपर और RHS क्रॉसमैन, नहीं RHS क्रॉसमैन नहीं, ब्रिटर्ड रसल, ये दोनों अगर आ जाए और पूछे कि किसने कहा है कि प्लेटो इज टोटलिटेरियन, अगर रसल साहब ऑप्शन में नहीं दिए तो ऑब्वियसली कार्ल पॉपर हो जाएगा। पर अगर रसल साहब दिए हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपनी एक बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी प्लेटो पे, और उसमें उन्होंने कहा है कि मतलब वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत सारे फिलोसफर्स के बारे में लिखा है, और उसमें उन्होंने क्लियरली प्लेटो को टोटलिटेरियन कहा है। पर अगर ये ऑप्शन में नहीं और कार्ल पॉपर है, तो इट विल बी लाइक 100% कार्ल पॉपर देन, इफ ब्रसल्स इज नॉट गिवन। ठीक है, एरिस्टोटल वॉज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एंड ही हैज क्रिटिसाइज्ड प्लेटो इन मैनी वेज। सो प्लेटो और एरिस्टोटल का रिलेशन भी आप पढ़ेंगे जब आप एरिस्टोटल पे आएंगे। ठीक है, पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट को एग्जिस्ट। ठीक है, तो जैसे प्लेटो ने एक सिस्टम दिया था कि फिलोसफर किंग हम कैसे बना लेंगे। ठीक है, तो वो वर्च्यूज की बात कर रहे हैं, पर एरिस्टोटल कह रहे हैं कि पावर एंड वर्च्यू कैन नॉट को एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये भी कहीं से प्लेटो साहब का क्रिटिक ही है। ठीक है, अभी इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एरिस्टोटल। दो मैं उसको अभी पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं की हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ें। तो नेक्स्ट वीडियो से एक तो आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए, एक आप इनका डिफरेंस कर लिए होने चाहिए हो। ठीक है, और थोड़ा सा सोक्रेट्स के बारे में पढ़ लेना, प्लेटो के बारे में ज्यादा पढ़ना है, पर ये सारी चीज पढ़ लेना। मैंने ज्यादातर जो ये चीजें रेफर की हैं, ये ओपे गुआबा सर की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स है। सिर्फ एक दो चीज मैंने इधर उधर से उठाई है, बट मेजोरिटी इज इन द लाइन विद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ऑफ ओपे गुआबा सर। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो से एरिस्टोटल पे आएंगे। जैसे प्लेटो इज द फादर ऑफ फिलोसफी, सोक्रेटिस फादर ऑफ एथिक्स, देन एरिस्टोटल इज फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि उन्होंने ही
एक एकेडमी टाइप चीज एस्टेब्लिश की थी जहाँ पे सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हुई थी। तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस विल बी एरिस्टोटल। नेक्स्ट स्लाइड से मैं एरिस्टोटल के बारे में बताना स्टार्ट करूंगी। टिल देन आई होप ये जितनी चीजें मैंने बोली है आपके लिए एकदम क्लियर है माइंड में। ये वाली स्लाइड का तो इसका चाहे फोटो लेके रख लो या जैसे आपको इसको बार बार ये जानबूझ के मैंने स्लाइड थोड़ी सी इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की है, दो अभी तक मैं भी तो न्यू हूँ इन सब चीजों में, बट आई विल इम्प्रूव विद टाइम। But I hope it is very clear what I am pointing out in this slide. So all the very best and happy Mahashivratri to my regular students because today is Mahashivratri and I really feel for my regular students जो मेरे साथ हैं, और अगर आप लोग मेरे साथ रेगुलरली चल रहे हैं तो आपकी एग्जाम से पहले पहले कोर्स कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से मेरे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा रेगुलर हैं एंड दे आर विद मी फ्रॉम माई डे वन ऑन यूट्यूब and they are my regular subscribers, so I take their responsibility who are my subscriber and regular with me। पर अगर कोई स्टूडेंट मुझे एकदम इन द मिड ज्वाइन करता है, एग्जाम के फॉर्म्स निकलने के बाद ज्वाइन करता है, देन वो उसके स्टूडेंट की स्पीड पे डिपेंड करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है सर।